नमस्कार साथियों। आज हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रकरण है सनातनकालीन भूराजस्व व्यवस्था। पिछले प्रकरण में हमने सनातनकालीन कर व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भूराजस्व व्यवस्था कैसी थी, भूमि पे राजस्व कैसे वसूल किया जाता था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः तुर्कों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया। ये व्यवस्था प्रारंभ में बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित किताब उल खराज में लिपिबद्ध है। सल्तनत काल में भूमि निम्नलिखित भागों में विभाजित होती थी: इक्ता, खालसा, मिल्क, वक्फ और इनाम। इक्ता यानी एक निश्चित भूराजस्व क्षेत्र जो सुल्तान द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को प्रदान किया जाता था। खालसा वह भूमि होती थी जो सुल्तान के निजी नियंत्रण में होती थी। मिल्क वह भूमि होती थी जो राजा द्वारा प्रदत्त होती थी। वक्फ वह भूमि होती जो धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाती। और इनाम वह भूमि होती जो सैनिकों को या पुराने सैनिकों को, पुराने अधिकारियों को पेंशन के रूप में प्रदान की जाती थी। सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोड़ लेने अनुदान का है। ये अनुदान मिल्क, वक्फ और इनाम के रूप में था। संपूर्ण साम्राज्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं: खराज भूमि और मवास भूमि। खराज भूमि वह भूमि होती थी जिनसे प्रतिवर्ष राजस्व मिलता, और मवास भूमि वह भूमि होती थी जिसे प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो स्थानीय शासकों के नियंत्रण में होती थी और वहाँ पर सल्तनत की सीमा लूट मचा सकती थी, लूट से माल प्राप्त कर सकती थी। भूराजस्व या खराज संग्रह की व्यवस्था, इसके तीन भाग थे: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई में जब खेत में खड़ी फसल होती थी उसका आधा हिस्सा है वो बांट लिया जाता था। आधा हिस्सा या एक तिहाई हिस्सा, जो भी राजस्व व्यवस्था उस समय प्रचलित थी क्षेत्र विशेष में, उसके अनुसार। लंक बटाई में फसल कटने के बाद फसल के ढेर को भूसी सहित अलग अलग कर लिया जाता था। रास बटाई, इसमें भूसा अलग करने के पश्चात जो अनाज या दाना होता उसकी बटाई की जाती थी। राज्य का हिस्सा दो प्रकार से नियुक्त: कनकूत, इसमें अनुमान के आधार पर राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। मसाहत, भूमि नापने की पद्धति थी जो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रयोग में ली गई। अलाउद्दीन खिलजी ने वफाए विस्वा को अपनाया जो माप की इकाई थी। खिलजी ने किसानों से सीधा संपर्क किया और जो मध्यस्थ वर्ग था, खूत, मखदूम, चौधरी इत्यादि मध्यस्थ वर्ग को हटा दिया गया, मध्यस्थ वर्ग का अंत कर दिया गया और सीधा किसानों से संपर्क किया गया। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी और राजस्व अधिकारियों की संख्या भी बढ़ी। उस समय के राजस्व अधिकारियों को उस्माल, मुशरीफ, मुआशिलान, नवी सिंदगान आदि नाम से पुकारा जाता था। मॉरलैंड के अनुसार मध्यम वर्ग में खूत, मखदूम, चौधरी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने हक खुती और किस्मत खुती का अंत कर दिया। कुछ समय बाद राजकीय अधिकारियों में भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गया। माना जाता है कि नायब वजीर शरीफ कैनी ने भ्रष्ट अधिकारियों को, जो शरीफ कैनी नायब वजीर था अलाउद्दीन खिलजी के समय, उसने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया था। हक खुती, अपने पारिश्रमिक रूप में वसूली का एक अंश प्राप्त करने का हक किसानों से उनकी उपज का कुछ अंश प्राप्त करना था। जो अधिकारी होते थे वो अपने परिश्रम के बदले हक खुती अर्थात किसानों से कुछ अलग से अंश प्राप्त करते थे। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए: मध्यस्थ वर्ग को उसका हक खुती का अधिकार तो दे दिया गया किंतु किस्मत खुती का अधिकार नहीं दिया गया। साथ ही मध्यस्थ वर्ग को गृह कर और चराई कर से मुक्त कर दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि को नापने की व्यवस्था भी जारी रखी और साथ ही अवलोकनीय वास्तविक उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भूमि मापने की प्रथा फिर से अपना ली गई, परंतु स्थिति अब बिगड़ गई थी। जब अनाज के रूप में वसूली वास्तविक उत्पादन के आधार पर न किया जाकर वास्तविक उत्पादन की कितना हो रहा है उसके आधार पर न किया जाके राज्य के द्वारा निर्धारित पैदावार के आधार पर की जाती।
उसी तरह नगद रूप में भी वसूली बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर न किया जाकर राज्य द्वारा प्रचलित मूल्य के आधार पर किया जाता। विशेषतः मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजस्व वसूली का काम भी ठेके पे दे दिया गया। फसल खराब होने पे भूमि राजस्व में छूट भी दी जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को एक कर सौंदर जो अग्रिम दिया जाता था उसका भी शुरुआत की। सिंचाई के मुख्य साधन कुएं थे। कुओं से ही सिंचाई होती थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को कुएं खोदने के लिए ऋण प्रदान किए। 14वीं सदी में ऋण नहर व्यवस्था विकसित की गई। संभवतः यह नहर व्यवस्था है वो मध्य एशिया के प्रभाव से भी यहाँ विकसित की गई। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरें निकाली। उसने यमुना नदी से राजवा और उल्लूक खानी नामक दो नहरें निकलवाई गई। उसने सतलुज नदी से फिरोज शाही नामक नहर निकलवाई। घग्गर नदी से दूसरी काली नदी से निकलवाई। फिरोज तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई पे कर आरंभ किया और उस कर का नाम सिंचाई कर या हक सर्व के नाम से जाना जाता था जो कुल उपज का 1/10 भाग होता था। सल्तनत काल में रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती थी। एक अधिकारी ठक्कर फेरू ने उस समय की प्रचलित 25 फसलों के नाम गिनाए हैं। 14वीं और 15वीं शताब्दी में पहली बार मलबरी रेशम कीट का पालन प्रारंभ हुआ। इस काल में कलम लगाने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। पौधों की जो कलम लगाई जाती है उसकी प्रथा नहीं थी। कृषि संबंध उस समय किसानों को भूमि पर स्वामित्व नहीं था। भूमि की अधिकता थी इसलिए भू स्वामित्व के प्रति अधिक सजगता या जागरूकता नहीं थी। सबसे छोटे किसान बलाहार कहलाते थे। धनी किसानों में खूत मुकदम चौधरी होते थे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ऊपर राजा रणका और रावत होते थे और इन लोगों ने प्रारंभ में ये स्थानीय शासक थे और प्रारंभिक दिल्ली सुल्तानों का कड़ा विरोध किया था। तुर्कों द्वारा भारत में लाई गई महत्वपूर्ण तकनीकी इस प्रकार से थी। चरखा, करघा, चूना और गारा। स्थापत्य में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेहराब का प्रयोग, वैज्ञानिक रूप से गुंबदों का प्रयोग, रकाब, घोड़े की नाल, बारूद, कलई, आसन विधि, नाविक द्वारा कुतुबनुमा। तो इस प्रकार से ये भू राजस्व पद्धति थी और भू राजस्व के रूप में मुख्य रूप से अनाज लिया जाता था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अनाज के स्थान पे नकदी रुपये भी लेना प्रारंभ कर दिया था लेकिन वो ज़्यादातर कामयाब नहीं हो पाया। ठीक दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए ओके, थैंक्स।